चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन होगा वो आपका पॉलिटी ऑब्जेक्टिव का सेशन है। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा, लाइव सेशन मैं यूट्यूब पे नहीं डालूं? ओके। उतना ही सफिशियंट है। 1 to 5 वाला में जितना भी पीडीएफ है उतना पढ़ लीजिए, सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। देखिए, यूट्यूब पे जो डालते हैं वो आप समझ ही रहे हैं कि जब तक लोग जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हमसे जुड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें तो डालना पड़ता ही है, मजबूरी है, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं या बहुत दिन से हैं लगातार, तो वो लोग नहीं भी डालेंगे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नए टीचर हैं, ठीक है, तो उनको यूट्यूब पे थोड़ा डालना पड़ता है। चलिए, इससे आप लोग को कुछ हानि नहीं है। हम यूट्यूब पे डालें या अन्य सोशल मीडिया पे डालें, इससे आपको हानि नहीं है। आप अपने पढ़ाई पे विशेष करके फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, ये सब जो है आपको जब आप सॉल्यूशन वगैरह जो कोर्स लेते हैं वही देख पाएंगे। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे और आप लोग जो है देखने का प्रयास कीजिएगा। कोर्स लेने से बहुत फायदा है। कोर्स लेने से आपका टाइम टेबल फिक्स है। आपको जितना पढ़ा है उतना यूट्यूब पे थोड़ी दे देते हैं, सारा कुछ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, सब कुछ मिलता है। चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आपको शुरू में ही यूट्यूब पे नहीं डालते तो आप भी हमसे नहीं जुड़ते, सिंपल सी बात है। नहीं, इसीलिए डालना मेरी मजबूरी हो जाती है। कोई बात नहीं है, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपका भी कहना सही है। चलिए। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, उसका मेन कारण क्या था, ठीक है। पूना पैक्ट क्यों किया गया था, तो उसके पीछे आपको पता होगा कि पूना पैक्ट जो है, जिस प्रकार से मुस्लिम लीग एक अलग एक अलग जो है चुनाव कह सकते हैं कि सांप्रदायिक पंचांग के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे एक अलग कह सकते हैं चुनाव की मांग कर रही थी कि उसका एक अलग अपना क्षेत्र हो, वहां पे वही प्रतिनिधि खड़ा कर सके। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक कह सकते हैं जो दलित लोग थे, जो एसटी एससी हैं, तो वो भी भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में या कह सकते हैं उनके दिशा निर्देश में ये एक अलग मांग कर रहे थे। तो आगे चल करके 1932 में पूना पैक्ट होता है, समझौता होता है, ठीक है। तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, तो उनके बीच में समझौता हुआ और हरिजन को जो है, हरिजन को एक विशेष आरक्षण की प्रावधान दी गई और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में ही, यानी सभी सम्मिलित रूप से ही उनको एक विशेष आरक्षण दे दिया गया। तो ये पूना पैक्ट का प्रमुख जो है आपका कह सकते हैं रिजल्ट कह सकते हैं ये था कि जो दलित थे, जो हरिजन थे, ठीक है, उनको आरक्षण दे दिया गया और वही संयुक्त निर्वाचन, इनका अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया गया, बल्कि जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है उसी में इनको क्या दे दिया गया, तो आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। चलिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप लोग बिना बात का बात करते हैं, ठीक है, बिना मतलब का बात करते। पहले ही हमने आपको समझा ही दिया, बात को आप समझ लीजिए। कोर्स लेना है नहीं लेना है वो आप लोग समझिए, ठीक है।
आगे फिर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये भी तो बात, ठीक है। हो सकता है ये हमारा अंतिम ही हो, हम नहीं आगे पढ़ाएं, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरा पढ़ाने का कोई मोटिव है नहीं अब, ठीक है। चलिए, आरक्षण जो है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में सीधे हस्तांतरित हुआ? ये सब हमने थ्योरी में आपको अच्छे से बता रखा है कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन कब हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई, और उसमें आप देखिएगा सैन्य विद्रोह हुआ, और सैन्य विद्रोह जब हुआ तो उसमें सेनाओं को क्या किया गया कि यह विद्रोह दबा दिया गया, सेनाओं की इसमें हार हो जाती है 1857 की क्रांति में। हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको 1857 की क्रांति, लगभग नॉर्थ इंडिया में लगभग जितने भी प्रांत थे सबने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भले अलग अलग उनका उद्देश्य था, सफलता नहीं मिली, लेकिन बहुत हद तक आप देखिएगा कि असफल होकर के भी जो आपका पहले कंपनी शासन था, अंग्रेजों को भी लग गया कि अब कंपनी शासन यहाँ चलने वाला नहीं है, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, तो एक एक्ट बनाया गया 1857 के बाद 1858 में, ठीक है। उसी के तहत क्या हुआ कि जो भारत की सत्ता थी वो सीधे वहां के राज मुकुट के हाथ में चली गई, अब भारत की भी महारानी हो गई वहां की जो महारानी थी, ठीक है। तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858, बिल्कुल, जिन जो लोग विश्वास किए हैं, जो लोग जैसे जैसे हमने कहा है वैसे पढ़े होंगे, बताए हैं जैसे जैसे करने के लिए किए होंगे, तो 110% आपका रिजल्ट में नाम होगा, ठीक है, इसका फुल गारंटी। लेकिन जो अपने मन से ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बात को नहीं समझ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि हम एकदम विद्वान, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़े, तो उसकी अलग बात है, मानसिकता हो जाता है। कई लोग को देखते हैं कि कोई इतना मोटा पढ़ रहा है, कोई इतना मोटा पढ़ रहा है, कोई भर दिन पढ़ रहा है। देखिए, पढ़ने से नहीं होता है, हमने बहुत बार जो है बीपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, हमने देखा है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसका तो रिजल्ट और गोबर बनता है, ठीक है। कुछ मतलब जो एवरेज से भी बिलो चल जाता है, वैसा भी स्टूडेंट्स को हमने देखा जो ज्यादा पढ़ने रटने पे विश्वास करता है। तो मेन बात है कि ये आपका समझने वाला एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, इसको रट के आप नहीं निकाल सकते हैं। पहले जाने, अभी हमने बता दिया था ब्रिटिश क्राउन वाला, आप लोग तुरंत आंसर पे पहुंच गए, 1858 ही होगा, एक अंदाजा लगा लिए, ठीक है, कि यही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, क्यों? चूंकि आपको पहले से पता था कि हमने बार बार बोला था 1858 में, या बोला था जब 1857 की क्रांति में सैन्य विद्रोह समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। तो आप समझ गए कि उसके बाद जो एक्ट बना होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1858 ही हुआ होगा, क्योंकि 1857 के बाद ही वायसराय का भी पद बना, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय जो बने वो 1857 की क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग थे। आपको ये सब बता रखा है हमने बहुत अच्छे से, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बाकी लोग, बहुत लोग फांकीबाज होते हैं, मतलब लगेगा कि बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, बिल्कुल फालतू चीज बस सोचते रहते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, वो खाली इधर उधर का बात सोचते रहे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया? देखिए, अध्यादेश जो होता है आपका, जैसे जिस प्रकार से अभी भी आपके राष्ट्रपति को, ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अभी भी शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से, ठीक है, जो सर्वप्रथम जो है जो गवर्नर जनरल था उसको भी यहाँ पर क्या दिया गया था? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है कि कोई भी कानून बना सकता है और उसको 6 महीने तक लागू किया जा सकता है। तो यह शक्ति जो है किस एक्ट के तहत दिया गया? तो ऑप्शन जो है आप लोग देखिए, ऑप्शन यहाँ 1833 का चार्टर एक्ट है, दूसरा ऑप्शन एक देखिए 1833 का था, दूसरा था भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा था भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये याद रखिएगा, हमने ये बताया था कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था
इसी के तहत आपको क्या किया गया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दे दिया गया था, गवर्नर जनरल को, ठीक है, जो वायसराय अब बन चुका है 1861 में, ठीक है। तो उसको अध्यादेश जारी करने का, और भारत का सचिव पद भी यहीं पे बना था, भारत का सचिव पद, क्योंकि अब क्या हुआ था, जो डायरेक्ट अब यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है, चूंकि कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यह भारत सचिव पद बना करके एक भारत सचिव पद दिया गया, जो कि लंदन में बैठेंगे, ठीक है, और वो यहाँ का डिसीजन लेंगे। तो ये सब जो है 1858 के ही बाद हुआ, 1857 क्रांति के हारने के बाद ही। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में, ठीक है। ये सब एकदम बहुत डीपली क्वेश्चन है, और आप लोग को अब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसे डायरेक्ट बहुत लोग ऑब्जेक्टिव ही केवल पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन मेन बात है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, बेवकूफ बन सकते हैं अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा जो है टीचर जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो उस टाइप के हैं जिनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, उनको बस मतलब है क्या, रटने से। रट लिए कि 1773 1773 बना भी लेंगे 50 to 60%, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो वहां वो फेल हो जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो हमने आपको बताया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय की भी स्थापना जो हुई थी यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। शुरुआत में ही देखिए, पहला लेक्चर में ही हमने ये सब बताया था, और ये सारे क्वेश्चन जो है संवैधानिक जो इतिहास है उसी से है। ये आपका पॉलिटी का भी पार्ट है और हिस्ट्री का भी पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी। आप लोग शुरू से ही ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था आपको समय आने पे मैं सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है। अब आपका समय आ गया है ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। पढ़िए, कितना पढ़ते हैं, ठीक है। भारत के भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, बताइए। ये सब पहला लेक्चर का ही बहुत डीपली क्वेश्चन है, ये सब इतना आसान नहीं होता ये सब बनाना, लेकिन जो लोग थ्योरी रटे होंगे, पढ़े होंगे बार बार, ठीक है, समझ करके याद किए होंगे, तो उनको जरूर याद होगा। तो वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? अभी तुरंत हमने बताया। अब आप अंदाजा भी लगाइएगा तो सही जाएगा, अंदाजा भी लगाइएगा तो क्या होगा, सही जाएगा। कैसे सही जाएगा? 1885, ये तो होगा नहीं, क्योंकि घटना 1857 के आसपास की होगी तभी होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। महारानी विक्टोरिया की को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1885 होगा? नहीं होगा। 1875 भी होगा? नहीं होगा। आप लोग अंदाजा आप लगा सकते क्या हो सकता है, 1858 हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका 1858। चूंकि 1857 की क्रांति में जब सैन्य विद्रोह हुआ उसमें हार हुई, उसके बाद महारानी के अधीन, क्राउन के अधीन किया गया, ठीक है। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन ब्रिटिश यहाँ पे देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा बात अंग्रेजों ने माना था, वो है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा नहीं, देसी राजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बात कहा गया। उसके बाद देखिएगा, बहुत विस्तार कम ही करते हैं अंग्रेज लोग, बस उसके बाद आर्थिक शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो जो देसी राजवाड़े ब्रिटिश भारत के पार्ट थे वो ब्रिटिश भारत के ही रहेंगे, और जो स्वतंत्र थे वो स्वतंत्र ही रहेंगे। यानी जो जिस स्थिति में बने हुए थे उसी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे। यह जो आश्वासन में पूरा किया गया था, ठीक है। क्योंकि उसको भी लग गया था कि अगर हम पूरे भारत को कब्जा करके शासन करते तो अब करना मुश्किल है, इसीलिए जो जहां पे है जैसे है, जहां वो जो भी प्रांत ब्रिटिश भारत के अधीन था वो ब्रिटिश भारत के ही अधीन रहा, जो प्रांत स्वतंत्र था वो स्वतंत्र ही रहा। भारत के सभी प्रांत जो है अंग्रेज के अधीन नहीं थे, बहुत सारा प्रांत स्वतंत्र भी था अंग्रेजों के समय में। अब देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, जिसको हम सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, बार बार हमने बोला 1909 में क्या आया था,
मार्ले मिंटो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? तो 1919 में आया था। द्वैध शासन की जो बात करता है, तो यहाँ पे क्या करता है, मार्ले मिंटो जो 1909 में आया था, तो उसने क्या किया था, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब देखते हैं ऑप्शन इसमें से खोजते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली मिल गया। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मेन क्या था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक जो है निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। मार्ले मिंटो, इसको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। और इसका क्या मेन उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित करना। कब आया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो आया था। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 में। मार्ले मिंटो कब आया था? एक भारत सचिव है, ठीक है, तो मिंटो भारत सचिव है, मार्ले क्या थे, गवर्नर, वाइसराय, ठीक है। मार्ले मिंटो बिल कब पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो बिल कब पारित किया गया आपको पता ही है, इसमें से ऑप्शन खोजिए। 1905, 1909, 1911, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर? 1909 में। मार्ले मिंटो कब लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया? तो 1909 ईस्वी में, ठीक। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अब देखिए वही चीज है, वही चीज है सेम, बस क्वेश्चन को क्या करा, घुमा रहा है। क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, क्या हो जाएगा आंसर? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी और उसको माना गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। उन्नीस सौ नौ के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए, बात वही है, सेम क्वेश्चन है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, सांप्रदायिकता के आधार पर। द्वैध शासन तो 1919 में आया, संघीय व्यवस्था तो 1947, मतलब संविधान लागू होने के बाद आया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया कब? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। सबसे टफ चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, जान लीजिए। कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये शुरुआत ही करेगा संविधान का जो है सभा से, ये सब बताएगा ही नहीं आप। हमने आपको एक एक चैप्टर खोज खोज करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा बता दिया। आपको महत्व एग्जाम के बाद पता चलेगा, मेरा और अन्य कोचिंग वालों। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास जितना संसाधन था उसके हिसाब से हमने कोशिश किया कि आपको तैयारी करवा दें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? चेम्सफोर्ड है अब, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, मार्लियामेंट हो गया। राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में क्या था? दोहरा शासन। प्रांतों में क्या था? दोहरा शासन, यही था। दोहरा शासन का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करेंगे, यानी सब्जेक्ट बांट देगा। जैसे अभी भी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उसी प्रकार से पहली बार यहाँ पे दोहरा शासन की बात जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के ही तहत किया गया था। और प्रांतों में केंद्र और राज्य के सब्जेक्ट बांट करके यहाँ पे शासन की बात की गई थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोहरा शासन की बात करता है, प्रांतों में अति महत्वपूर्ण है। कब आया था? तो 1919 में। देखिए 1919, 1935, 1909, 1858, ये सब अति महत्वपूर्ण है। 1861। तो इसको जो पहला जो चैप्टर हमने थ्योरी दिया था, पढ़ के दो तीन क्वेश्चन तो फिक्स रखिए, दे ही देगा आपको, देगा ही देगा, देख लीजिएगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन को इतना अच्छे से हमने बताया था, कौन कौन सदस्य थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये सब क्या थे? सदस्य थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से 3 मंत्रियों गठित थी, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? पहला है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तो थे ही। दूसरा है एबी अलेक्जेंडर, ये भी थे, ये भी थे। लॉर्ड एमडी थे? नहीं थे। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? नहीं थे। पूछ क्या रहा है? नहीं थे। तो वहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि तेजी में मार दीजिएगा एक से अधिक, ये थे, ये थे। और क्वेश्चन में पूछ रहा होगा नहीं थे वाला, ठीक है। तो बहुत लोग जो है
बहुत तेजी से बनाने के चक्कर में जो है गड़बड़ बहुत करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। हाँ, सॉल्यूशन करने में तेजी कीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में धैर्य पूर्वक आराम से पढ़िएगा, ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में। और आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, आपके पास 2 घंटा का टाइम है, क्वेश्चन 120 ही बनाना है, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए टाइम आपके पास पर्याप्त है। तो आप यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं, जो आता होगा आप आसानी से 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं, पढ़ेंगे रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए घबराइएगा नहीं, आराम से बनाइएगा। कलर जो है देखिए, OMR जब मिलेगा वो सब भर उड़ के रखिएगा, कलर शुरुआत में नहीं कीजिएगा, कलर जब लास्ट में बचेगा आपका आधा घंटा 1.5 घंटा बीत जाएगा और आधा घंटा बचेगा, फिर बीच में आप कलर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले बनाते जाइएगा, बिंदु दे दे करके टिक लगा के, हो सकता है कोई मिस्टेक होगा तो बाद में भी आप सुधार सकते हैं, पहले ही कलर कर लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले रीजनिंग बना लीजिएगा, फिर मैथ, तब फिर लास्ट में जीके जीएस बनाइए। तो एक रणनीति के तहत जब आप एग्जाम में बैठिएगा बनाइएगा, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाइएगा, सब तरीका है, ठीक है। पहले तो जीके जीएस एकदम नहीं बनाना है, पहले मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिए, जो बनना होगा 1 घंटा में बन जाएगा, आधा घंटा इसके लिए सफिशियंट है। आधा घंटा में आता होगा तो बनेगा, नहीं आता होगा तो अपना जो है जो भी आएगा आएगा ही, नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है आपके एग्जाम में। और एग्जाम एकदम उसी डेट में होगा, एकदम कंफर्म मान के चलिए, आपका अगस्त में ही एग्जाम होगा, डेट बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए वो सब कोई बोलेगा कि डेट बढ़ेगा, वो सब गया जमाना बीपीएससी का, एकदम कैलेंडर जारी है, सब टाइमली होगा, तैयारी जम के कीजिए, अब टाइम नहीं है आपके पास, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, जो करना है जैसे करना है कीजिए। और हिंदी 1 से 2 दिन पहले रात को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, 1/52 हिंदी का टेंशन नहीं लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन में ये सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति की बात यहाँ पे नहीं की गई थी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना का विषय नहीं है ये, पाकिस्तान की स्वीकृति, तो इसलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। जितना भी नोट्स दिए हैं पढ़ते रहिए भरोसा करके, ठीक है, भरोसा किए हैं तो जितना करें उतना कर लीजिए, एग्जाम के बाद फिर बातचीत कीजिएगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के पश्चात, चूंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो बीच में क्या हुआ था, किसके आधार पे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पे शासन चलाया गया था, ठीक है। तो भारतीय नेताओं के परामर्श नहीं, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार नहीं, भारत सरकार अधिनियम ये भी। और आपके भारतीय संविधान का 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट क्या है, आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है, 1935 का ही आपका जो है संविधान में 2/3 पार्ट है। तो 1935 में जो आपका भारत सरकार अधिनियम जो है आपके संविधान का मैक्सिमम जो 70% पार्ट है हिंदी का डाले हुए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, लोकोक्ति मुहावरा का डाले हुए हैं, हिंदी वाला पीडीएफ डाले हुए हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के ही अनुसार जो है चलाया गया था, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी अभी करवा रहे हैं वही सब पूछेगा, देखिएगा, उसी को घुमा दे अलग बात है, लेकिन पूछेगा वो यही सबसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही इसमें डाला गया है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, और सारे लूसेंट के ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अद्भुत किताब से। हमने बार बार बोला कि एक बुक प्रीफर कीजिए, दुनिया कितना भी बुक पढ़ाए दिखाए उससे कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़िए जो थ्योरी दिए हैं, और एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बार बार पढ़िए, एक बार भरोसा करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन भले उसी में से घुमाएगा, हो सकता है भाषा चेंज कर देगा, लेकिन थीम उसका वही रहता है, ठीक है। भारतीयों का वर्ष 1947 के सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो ये था माउंटबेटन योजना, जो देश आजाद हुआ उस योजना का क्या नाम था, तो माउंटबेटन योजना। क्या नाम था, तो माउंटबेटन योजना, ठीक है। आप लोग लगता है पूरे रटे हुए, पूरा रटे हुए, एकदम सही बता रहे आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात।
और एक बार हम बता देंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है अखिल भारतीय स्तर पर, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोग का, बस आप लोग जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और देश दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचिए। जो दूसरा कौन 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 किताब पढ़ता है, कितना पगला रहा है, पगलाने दीजिए, ठीक है। बहुत लोग अब पागल हो जाएगा, ठीक है, कहेगा 12 मतलब सोते ही नहीं है, दिन रात पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ने दीजिए। रिजल्ट किसका बनेगा वो तो ऊपर वाला जान रहा है, ठीक है। तो दूसरे को देख करके अपना फ्रस्ट्रेशन और मत बढ़ा लीजिएगा, बार बार बता रहे हैं। एक लंबा अनुभव है, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, खूब पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बनता, क्योंकि वो तरीका से नहीं पढ़ते। कहाँ पे हथौड़ा चलाना चाहिए वहां चलाए नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चीज पे चलाए हैं जहां से क्वेश्चन या तो आएगा नहीं या उसका कोई महत्व है ही नहीं, ठीक है। मेहनत वो भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे मेहनत भी करना है, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और एक अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, कि क्या क्या पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की बात की गई? अभी तुरंत हमने बताया द्वैध शासन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो कहलाता है। डायरेक्ट आप लोग देख के ही बना देते होंगे, अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इतना आसान है पॉलिटी, इतना आसान है। 10 में 10 अगर 10 पूछ दिया, 10-15 तो पूछ ही देगा, 15 में 15 आप लोग बनाइएगा, गारंटी है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया? अभी तुरंत बताए 1935 का भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था, तो वही रिजल्ट हो जाएगा 1935। आप लोग बार बार बोलते तो ऑब्जेक्टिव, इसीलिए जनरली मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लेता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा उससे बन जाए। किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखिए, प्रांतीय शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम में, लेकिन फिर 1935 में प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई थी, स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1935 का ही भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 का ही भारत शासन अधिनियम। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम विद्वान बन गए हैं। अब मुझे उम्मीद है, अब मुझे, हाँ, केंद्र में लागू कर दिया था, प्रांत में स्वायत्तता दे दी गई थी, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम क्रैक कर दीजिएगा, इस बार नहीं छोड़िएगा। बीपीएससी को दौड़ा दौड़ा के मारना है, एकदम गेंद बना देना है बीपीएससी को। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अभी तुरंत हमने बताया था, भारत सचिव का पद भी बनाया गया था, याद कीजिए वो कब बनाया गया था? 1858 में, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हुआ और यहां पर क्या हुआ, भारत सचिव का पद भी बनाया गया। 21 का सी कैसे? अच्छा, भारत सचिव का पद 1861 नहीं, 1858 ही होगा, 1858 ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए हमको भी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? ठीक है, कुछ यहाँ पे पूछ रहा है, तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, जो कि किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था? तो इसमें कुछ प्रतिनिधित्व जो है, निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो दिया गया था, ठीक है, वो 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1858 ये नहीं होगा, हाँ, भारत सरकार अधिनियम क्या हो जाएगा? 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अभी भी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास ही है ना, पूरा देश की जो भी जिस विषय पे कानून कोई राज नहीं बना सकता है तो उस पे केंद्र ही बनाता है, संसद के ही पास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उस हिसाब से कौन सा पोस्ट हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति के पास रहता तो हो सकता, संघीय विधानमंडल बिल्कुल नहीं होगा, गवर्नर जनरल को यही होगा, क्योंकि उस समय जैसे अभी राष्ट्रपति है तो उस समय गवर्नर जनरल होते थे, तो यही होगा। प्रांतीय विधानमंडल को ये भी नहीं होगा, प्रांतीय राजपाल प्रांत स्तर पे तो नहीं था, गवर्नर जनरल को ही क्या दिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी कि किसी भी विषय पे कानून बना सकता है वो। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी?
तो गवर्नर जनरल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल। ये सारे क्वेश्चन आपके 1919 बिहार, इसलिए मैं ये पहले ही बता दिया कि चूंकि यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बार बार चर्चा हो रहा है, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, बार बार पूछेगा, इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन है, बार बार अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछता ही है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। हमने पहले ही बोला था भारत में, देखिए धर्मनिरपेक्ष नकारात्मक नहीं है भारत के लिए, ठीक है। भारत किसी भी धर्म को जो है मानता, क्या है, सभी धर्मों को मानता है, लेकिन भारत में किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानता है। अमेरिका किसी भी धर्म को नहीं मानता है भारत में, लेकिन आप प्रस्तावना में देखिएगा पंथ निरपेक्ष शब्द की बात की गई है, लेकिन उसको लिखा जाता है धर्मनिरपेक्ष के रूप में, चूंकि सभी लोग पंथ निरपेक्ष को समझ नहीं पाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। भारत में राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, तो ये गलत हो गया। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। हाँ, राज्य सरकार जो है या केंद्र सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, तो ये हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं जो सटीक होगा। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो इसके हिसाब से सटीक आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत, भारतीय राज्य, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब बताइए तीनों चारों ऑप्शन में से धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत क्या करता है, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की जो बात चलती है कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि केवल हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। ये सोचने वाली बात होती है। गांधी जी कहते थे राम राज्य, गांधी जी का सपना था कि भारत राम राज्य हो, तो कई लोग इसका भी अलग अर्थ निकाल लिए, कई मतलब हिंदू ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी को तो देखिए पूरा जो है जीवन, और पूरा आप देखिए हरिजन और दलित और मुसलमान सबको लेकर के चलने वाले लोग थे। क्या वो कभी बोलेंगे कि राम के मानने वाले ही चलेंगे? ऐसी कल्पना नहीं थी। राम राज का मतलब है कि जिस प्रकार से राम के राज में जनता खुशी था, मतलब सुखपूर्ण थी, जनता की स्थिति अच्छी थी, उसी प्रकार से भारत के लोगों की स्थिति हो, ये था राम राज की संकल्पना। अब अभी के नेता जो हिंदू राज बोलते हैं, तो उनकी क्या संकल्पना है वो तो वो जानेंगे, लेकिन हिंदू राज्य भी अगर स्थापित किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। वास्तव में अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो हिंदू कहा जाता था जो सैंधव प्रदेश के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु नदी के किनारे के आसपास के लोग थे, तो उनको सिंधु कहा जाता था। क्योंकि अरबी लोग जो है स्व को ह लिखते हैं, स्व को क्या लिखते हैं, ह लिखते थे। स्व शब्द उनमें था ही नहीं, लिटरेचर में जो भी है उनका जो अक्षर है लिपि, उसमें स्व नहीं था, ह था। तो ह की जगह वो सिंधु को हिंदू लिखते ही लिखते हिंदू हो गया, ठीक है। तो उस क्षेत्र के लोग को हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है। तो हिंदू तो उससे पहले कहीं चर्चा ही नहीं है, किसी भी आप ग्रंथ में हिंदू नाम के आप पढ़े होंगे, वैदिक सभ्यता हो चाहे आर्यों की सभ्यता थी, कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं दिखे। तो हिंदू का मतलब ये नहीं है कि केवल हिंदू जाति जो धर्म है जो बाद में चल करके हुआ है, ये भी बात। अब ये संकल्पना अब उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच करके बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू का मतलब किसी जाति विशेष धर्म विशेष से नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अब जो भी उसका मीनिंग लगाएंगे वो अब जाने, ठीक है। चलिए अब आते हैं गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। गणतंत्र मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का प्रमुख का भी क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य ऐसा नहीं। आपका अमेरिका क्या अध्यक्षीय पद्धति वाला, लेकिन बात है नहीं है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होंगे, जैसे आपका इंग्लैंड है, क्या है उसका जो महाराजा महारानी अभी जो बने हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था ना उनका क्या बोलते हैं राज्याभिषेक, ठीक है, 72 साल की उम्र में।
तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो वो गणतंत्र होता है। जैसे भारत एक गणतंत्र देश है, लेकिन इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र वहां पर भी, वहां भी प्रधानमंत्री है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का राष्ट्र प्रमुख चुन करके नहीं जाता, बल्कि वो वंशानुगत ही आते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो ये होता है गणतंत्र का अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आपको पता ही होगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द, ये सब कब आए थे, तो 42वां संविधान संशोधन के ही तहत आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे जो शब्द हैं वो आपके जो है 42वां संविधान संशोधन में ही आया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आया था। ठीक है, जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, 3 शब्द, हाँ 3 शब्द किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अरे आप लोग तो विद्वान हो गए, पूरा एकदम रटे हुए हैं। चलिए, बहुत खुशी होता है जब आप लोग जवाब देते हैं। अब आप लोग टैलेंटेड हो गए हैं, अब आप लोग का जरूर निकलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो भारत एक क्या है, प्रस्तावना आपको पढ़े होंगे, हम भारत के लोग एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ये सब जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रजातांत्रिक, लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोल सकते हैं। थोड़ा सा शब्द जानबूझ के अंतर कर दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और मार दे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका और कोई अर्थ नहीं है, यही है। आप देखिए, प्रजातंत्र दे या लोकतंत्र दे, बात एक ही है। ठीक है, गणराज्य दे, ठीक है, तो गणराज्य शब्द हो गया। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दे, बात एक ही है। समाजवादी, हाँ साम्यवादी दे दे तो फिर गलत हो जाएगा। समाजवादी और साम्यवादी में थोड़ा सा का डिफरेंस है। साम्यवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष की बात करता है, जबकि समाजवादी विचारधारा सभी वर्ग को लेकर के चलने की बात करता है। तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कल आपका मैथ का क्लास लेंगे और कल कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉफिट लॉस भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, जो भी बचा खुचा 2-3 चैप्टर जो मुझे लगता है बीपीएससी पूछ सकता है, उसको तेजी से कवर कर लेंगे। बाकी आपका मैथ कंप्लीट ही है। और जो 9th-10th में बैठेंगे तो उनके लिए एडवांस मैथ है, त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है, तो उनकी संख्या जो भी है कोशिश होगा फिर मेरा कि वो भी करवा ही देंगे। लेकिन आप लोग को 1 to 5 में आपको अंक गणित ही पूछेगा, एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन वगैरह से दे दे, तो वो चैप्टर भी आपको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। गणतंत्र मतलब क्या बोले कि राष्ट्र प्रमुख चुन करके जाएंगे। बस देखिए, खोजिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वो गणतंत्र का मतलब तो संसदीय व्यवस्था नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये हुआ बात, यानी किसी भी प्रकार का वंशानुगत की बात भारत नहीं करता है। देख रहे हैं आपके जो दलित वर्ग के हैं अभी आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हरिजन या दलित वर्ग से आते हैं, उनको बनाया गया। तो वंशानुगत रहता तो कभी वो बन पाती, नहीं बन पाती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी तो है ही, बाद में जोड़ ही दिया गया था ना समाजवादी। पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। उसका अर्थ लोक कल्याण ही है, लेकिन शब्द जो है लोक कल्याण नहीं है, कहीं पे चर्चा नहीं किया गया। इसलिए यहां पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है। उसका अर्थ तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ही, उसका मेन थीम तो है ही, लेकिन
लोक कल्याण शब्द आपके भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। और आप लोग एकदम ताबड़तोड़ जवाब दे ही रहे हैं। चलिए अब आप ही लोग जवाब देते रहिए। कल्याणकारी राज का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका आंसर। अभी आप लोग फंसिएगा, ठीक है। इसका मतलब है आप लोग आंसर की जो है पूरा लूसेंट वाला रटे हुए हैं, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज का मेन उद्देश्य होता है। और यहाँ पे पता नहीं बहुत सारे किताब में दे दिया है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना लूसेंटर में, ये गलत है। कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना केवल नहीं है, अब जो अमीर व्यक्ति है तो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डेवलप हो गया अपने बल पे तो क्या उसको हम उसको छोड़ देंगे, नीचे कर देंगे? तो ऐसी बात नहीं है। कल्याणकारी का मतलब होता है कि अधिकतम लोग का, अधिकतम संख्या जो भी लोगों का है अधिकतम कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वाला कॉन्सेप्ट आपका देश अपनाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है लूसेंट लेके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने वो भी पढ़ा है तो वही सब कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मैं इसलिए समझ गया क्योंकि आप लोग आंसर डायरेक्ट लूसेंट वाला बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा यही, ये नंबर। चलिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि गणराज्य क्यों है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, यही होगा। जो राज्य के अध्यक्ष, देखिए राष्ट्राध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष हो दिया हो तो राज्य का मतलब केवल आपका स्टेट वाला ही नहीं होता है, पूरे भारत को भी राज्य की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है, पूरा एक। तो राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है, यही मेन है। 15 अगस्त ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं या राज्य के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो गणराज्य है, जैसे आपका देश एक गणराज्य है, तो राज्य शब्द इसका मतलब ये नहीं स्टेट में ही आएगा, पूरे देश को भी राज्य के अंतर्गत माना जा सकता है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब तो आप लोग को संविधान की प्रस्तावना रटेंगे तभी पता चलेगा। बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये आपका शब्द आ गया, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, यहाँ जनवादी दे दिया है इसीलिए नहीं, तो धर्म निरपेक्ष आएगा तब वो आएगा, इसीलिए ये सही हो। सार्वभौम मतलब संप्रभुत्व संपन्न, यानी अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, तो गणराज्य को गणतंत्र भी हम बोल सकते हैं और लोकतंत्र को हम जनवादी भी बोल सकते हैं, जनता का यहाँ पे शासन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए बात को समझ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, रटिएगा तो फंसा देगा आपको, ठीक है, फंसा देगा। और इसीलिए वो लोग बैठे हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं सतही ज्ञान से काम। देखते हैं अतुल प्रसाद जी बोलते हैं ना, सतही ज्ञान से आपका काम नहीं चलने वाला है, सतही नहीं, डीप डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रट करके अब आप बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं, गया जमाना, गया जमाना अब आपका। अब स्कूल भी बहुत टाइट हो गया है, जान लीजिए, स्कूल का ड्यूटी करना इतना आसान काम आपका नहीं होने वाला है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहां से? हम भारत के लोग, यही शब्द से आपका संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, नहीं तो हम भारत के लोग। अब केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव सेशन भी देखते रहिएगा तो एकदम बहुत अच्छा जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं?
तो जो आदर्श है वो प्रस्तावना में ही दिखता है, पूरा संविधान का सार ही है। जैसे फिल्म देखते हैं उसका ट्रेलर होता है, तो प्रस्तावना क्या है, एक पूरा शरीर अगर संविधान है तो ये आत्मा है, मेन थीम है, सारांश है प्रस्ताव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निषेध, मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध और मूल कर्तव्यों में क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो उनका व्याख्या जो है भारतीय संविधान के तो ये तीनों में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, तीनों में इसका व्याख्या किया गया है। जो प्रस्तावना में जिस आदर्श की बात की गई है वो आपको कर्तव्य में भी दिखेगा, मौलिक अधिकार में भी दिखेगा और नीति निर्देशक तत्व में भी दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो देखिए लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना। देखिए संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द होता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, यानी अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, आत्म अर्पित मतलब खुद के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार कर लिया गया था कि हमारा संविधान बन चुका है 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं विधि दिवस, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को। अभी भी जो लोग, अब बहुत लोग कोर्स से जुड़ना चाहते, अब टाइम गया, हमसे बोलते थे, हम तो कहते सीधे अब बहुत कम टाइम है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑलरेडी, जो पुराना वीडियो है देखना चाहते तो वो जुड़ सकते हैं। बाद बाकी अब सीन खत्म है, फिल्म का जो है मेन सीन गायब है, अब केवल जो है अंतिम सीन बचा है। ठीक है, अंतिम सीन देख करके समझ लीजिए, पुराना फिल्म जो पहले से है वो देख लीजिए तो अच्छी बात। तो अब आपके पास क्या है कि अब 1 महीना एकदम ये देखते देखते निकल जाएगा, एकदम 1 महीना लगभग आपके पास टाइम है। ठीक है, अब आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव देखिए और बनाइए, और जितना थ्योरी पढ़ाए हैं उसको आप लोग बार बार देखिएगा। ठीक है, उसी में आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब, तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही। कितना लोग तो सोच रहे थे कि सर परे जो कि बंद हो जाए, हो ही नहीं एग्जाम, लेकिन आप हमने पहले दिन से बोला जो सरकार कहती है वो करती है। ठीक है, इतना जान लीजिए, वही बात होगा जो सरकार पहले से मंशा बना रखी है। आप कितना भी आंदोलन कीजिए, कहानी वहीं पे होगा। ठीक है, उससे बेहतर है कि अब फोड़िए उसको, एग्जाम लेगा तो एग्जाम ही निकालिए। निम्नलिखित में से, चूंकि ये तो टाइम होता है चुनाव के टाइम पे, जो आपको जो भी करना होता है चुनाव के टाइम पे सोच समझ के, तो उस समय तो 500 रुपया में तो नेता को भी पता है कि बिहार या भारत के लोग कितने में तैयार हैं। ठीक है, बिकने के लिए पहले से फिक्स रेट चलता है उन लोग का, उनको पता है इसे भी तो कोई वोट देता नहीं है, बिना लिए दिए तो काम होता नहीं है। ठीक है, तो उस समय फिर आप भूल जाइएगा, फिर वही हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, पता ही है 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 1950 में जब लागू हुआ तभी गणराज्य बना, राष्ट्रपति 1950। अब देखिए, अब जब हम ये कर लेंगे, टेस्ट डाल दिए आप लोग को, हम लिंक में डाल दिए, लिंक भी भेज दिए थे, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पार्ट टेस्ट में जाइएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में पॉलिटी सेक्शन में जाइएगा, तो 100 क्वेश्चन का भी हमने सेट डाल दिया है। तो ऊपर से संविधान का उद्देश्य का प्रस्तावना और जो भी है इतिहास सबको मिला करके 100 क्वेश्चन बनाया है हमने, तो वो आपको दिखेगा लिंक, टेस्ट 1 करके एक बना दिया हमने, उसको दे लीजिएगा आप लोग। ठीक है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना संशोधन कितने बार हुआ, तो एक ही बार हुआ। आज तक जो प्रस्तावना में सुधार हुआ है
एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1976 में एक ही बार हुआ है। कितने बार हुआ है प्रस्तावना में सुधार? तो एक बार हुआ है। कितने बार हुआ है? तो एक बार ही हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना में सुधार एक ही बार हुआ है जिसमें वो तीनों शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? सामाजिक न्याय बिल्कुल वादा करता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की तो बात करता ही है। पूजा की समानता की बात नहीं करता कि आप पूजा समान रूप से कर सकते हैं या नहीं, इसका कोई चर्चा नहीं है। पूजा आपको जैसे मन है वैसे कीजिए, ठीक है। तो ये आपका वादा नहीं करता है। भारतीय जो आपका प्रस्तावना में कहीं भी पूजा की समानता की बात नहीं की गई है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी था ही। अच्छा, ये बोलता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ना समाजवादी था, ना पंथ निरपेक्ष था, ना ही अखंडता था। ये सब तो बाद में 1976 में जोड़ा गया है ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गणराज्य था। ये आपका आंसर हो जाए 1, 2, 3, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो 3 नंबर में है, वो सब शब्द था ही नहीं। जब आपका संविधान बना था उस समय प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको बाद में जोड़ा गया। वही पूछ रहा था 26 जनवरी 1949 को जब अंगीकृत किया गया था तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो सम्मिलित नहीं था, गणराज्य था। इसलिए 1, 2, 3 आंसर होगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और कूटभाषा बताइए। चलिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और वही उद्देशिका बना, ये भी सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत, ठीक है। इनमें से क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कौन नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, ये आपका इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत, ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, इसीलिए तो हुआ। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका सही नहीं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत। इसकी प्रकृति, ठीक है, न्याय योग नहीं है, ये आपका क्या है, गलत, न्याय योग। चलिए, तो ये पूछ क्या रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही आपका 1, 3 और 4, 1, 3, 4 वाला हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड हो गया। पंडित नेहरू, ये तो पहला क्या पूछा है, उद्देशिका के संदर्भ में ये दिए कुछ बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला तो आपका सही है, पहला आपका क्या है देख लेते हैं। पहला आपका सही है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसका तो संशोधन हो ही सकता, तो ये गलत है। उसके बाद आपका है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। इसकी प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं होता है, ठीक है। ये न्याय योग्य नहीं है, प्रकृति इसका जो है न्याय योग्य नहीं है। मतलब आप इस पे केस नहीं कर सकते हैं, आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग या वाद योग नहीं है, ठीक है। तो ये सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। आपका बीच वाला आपका इसकी संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसका आंसर 1, 2, 4 होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो प्रस्तावना में एक ही बार तो हुआ ही है 1976 में, और वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है।
तो वो क्या है, मतदान का अधिकार, तो एक प्रकार का क्या है, प्रजातंत्र। ठीक है, तो वही है यहाँ पे प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्र। तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रजातंत्र। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ, प्रजातंत्री होगा। ठीक है, प्रस्तावना का प्रावधान सभी वयस्क नागरिक, हाँ मतदान का प्रजातंत्र ही है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का प्रस्तावना में ही चर्चा किया गया है, प्रस्तावना में ही चर्चा किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन पहले आता है? ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को, ठीक है, तथा अंतिम में भ्रातृत्व होगा। अब यहाँ पे आपको जो है इसमें शब्द जैसे 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, ये मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। 5 शब्द होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, 1 2 3 4, ऑप्शन में यहाँ 5 दिया हुआ, ये कुछ मिस्टेक है, इसको काटी, ये कुछ मिस्टेक है। भारतीय संविधान का प्राधिकार का स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग ही हैं, भारत के लोग ही हैं भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप आपको हमने अभी तुरंत इस पे चर्चा किया था, ये लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तुरंत ये इसी टाइप का क्वेश्चन जो था ऊपर भी हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है, कानूनी रूप से इस पे यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो संविधान का प्रस्तावना विधिक स्वरूप, इसको कानून के समक्ष आप नहीं ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश की है? तो आपका प्यारा देश जो भारत है उसी का पूरा, चूंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के संविधान लिखे गए हैं इसीलिए यह पूरा विशाल हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं जो सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो आपके भारत का ही है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 50 और तेजी से करना है हम लोगों को, और उसके बाद अभी से सुबह तक में आप लोग जरूर एक बार जो लिंक हमने डाल दिया है उसको बना लीजिए। अब देखिए 53 का भी पहले से आंसर यहाँ पे तैयार हो गया, 52 क्वेश्चन आए, 53 ये लोग आंसर लेके बैठे हुए। किसी भी बुक का है तो हम तो आपको ये नहीं बोल रहे कि आंसर लेके बैठिए, लूसेंट बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, क्योंकि वह क्वेश्चन संग्रह है और उसमें एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, लेके नहीं बैठे 53 नंबर का आंसर कैसे आप लोग बता दिए? आप पढ़े थे तो इसका मतलब क्या है कि 53 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है किसको पता है? अच्छा 52 का दिए थे आंसर, लिखे तो 53 थे। चलिए अब तेजी से करते हैं, अब एकदम तेजी से खींचते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप लोग का खाना पीने का टाइम आ गया, खाना खाने का। चलिए, भारतीय संविधान कैसा, कठोर लचीला? तो दोनों है, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर एवं लचीला दोनों है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूंकि भारत के संविधान का संशोधन किया जा सकता है और आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए आपका क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का मुहर चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य सभी नागरिक कानून के सामने समान है, नहीं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुना, तो इसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, तो संसदात्मक जो है आपका भारत में क्या है, प्रजातंत्र, संसद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, इसीलिए भारत में प्रजातंत्र पर आधारित जो है सरकार है। ठीक है, हाँ, भारतीय संविधान में है तो कितने आर्टिकल्स हैं, तो 395 आर्टिकल्स हैं, आपको पता है कितने हैं, 395, जो कि 350 से अधिक हो गया, 400 से तो अधिक नहीं हो जाएगा, 350 से अधिक वाले पे टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो जो आपका संविधान होता है सर्वोपरि होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोपरि है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोपरि कौन सा है, तो संविधान आपका सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की विरहित होने का कारण क्या है? उनके इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें संघ और राज्य दोनों के सरकारों के संविधान है, इसका आंसर यही होगा। जो भारतीय संविधान इतना विशाल हो गया है उसके पीछे क्या है, इसमें संघ और राज्य दोनों के सरकार के क्या है कि संविधान शामिल है, इसीलिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका ये। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो जनता से। देखिए जनता कहाँ है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से। ठीक है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो जनता में है। जो आपका या संविधान दिया है तो संविधान हो गया, तो जो भारत में प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, संविधान में, न्यायपालिका में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संविधान हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, बी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो संविधान में है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की संरचना कैसा है, कुछ एकात्मक केंद्र का है और कुछ कठोर है। ठीक है, तो कुछ एकात्मकता के साथ क्या है, कुछ कठोरता भी है, तो भारतीय संविधान की संरचना का जो हो गया एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया आपका, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ठीक है, भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, ये गलत है। मूल अधिकारों की परिधि के निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों आपका गलत है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 1, 2, 3 ये तीनों सही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, ऊपर वाला तीनों सही है। हाँ, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, लेकिन लिखा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कल्याणकारी राष्ट्र, साम्यवादी। साम्यवादी नहीं है, भारत में क्या समाजवादी, समाजवादी है लेकिन साम्यवादी जो है दर्शन नहीं है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा साम्यवादी, क्योंकि साम्यवादी क्या कहता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक है, गरीब अमीर या पूंजीपति और जो कमजोर वर्ग है उसके बीच में संघर्ष की बात होता है, खास करके वो सब चीन वगैरह में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान असंघात्मक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये भी सही है। ठीक है, पूर्ण रूप से आपका संघात्मक भी नहीं है और एकात्मक भी नहीं है। तो अब देखिए ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या तो नहीं कर रहा है, ये दोनों सही है, लेकिन ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये सही है।
ठीक है, ये व्याख्या सही नहीं है। तो दोनों कथन सही है यहाँ पे, लेकिन इसका जो व्याख्या जो आर कर रहा है रीजन में, वो आपका सही नहीं है। इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व मतलब क्या होता है कि मतलब केंद्र का शासन एकात्मक तत्व। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो हो ही जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा? नहीं होगा। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा? कभी नहीं होगा। ठीक, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एकात्मक में तो विकेंद्रीकरण नहीं आएगा ना। राज्यपाल की नियुक्ति भी हो जाएगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी है, राज्यसभा में क्या असमान प्रतिनिधित्व है। न्यायिक पुनर्विलोकन, इससे कोई मतलब नहीं है। अखिल भारतीय सेवा, जैसे यूपीएससी है, जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो केंद्रीकृत ही है ना, केंद्र के ही व्यक्ति होते हैं। द्विसदनीय, ये गलत है आपका। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2, 3, 5। 2, 3, 5 एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 5। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है, यही है ना राजनीतिक व्यवस्था। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये भी सही है। तो इसका तो सभी सही हो गया, सभी चारों। एक सेकेंड रुकिए, लास्ट वाला क्या है? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत लक्षण क्या? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती नहीं, क्योंकि राज्य का एक अपना शक्ति है, एक अपना विधानसभा है, विधान परिषद है, इसीलिए एकीकृत शक्ति नहीं होगा इसमें। 1, 2, 3 ये तीनों सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ठीक है, अमेरिका में भी है। एकल नागरिकता तो भारत में है एकल, लेकिन अमेरिका में नहीं है, तो साझा दोनों में तो है नहीं। दोहरी वहां है, भारत में नहीं, ये भी गलत। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, तो वहां भी संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय है, और आपके देश में भी संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोग फिर से हम हिस्ट्री लेके आएंगे। ठीक है, अगर कल आप लोग जिस प्रकार से अभी जवाब दे रहे हैं उसी प्रकार से देते रहिएगा, तब तक हम समझेंगे कि आप लोग की तैयारी बेहतर है। क्योंकि कल जो आपका जो हम देंगे ऑब्जेक्टिव, वो आपके लूसेंट का नहीं होगा। ठीक है, पहले ही बता देते हैं, तो नहीं होगा, तब पता चलेगा कि आपका वास्तविक नॉलेज है या कि बस रटा रटाया ही आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा ना, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में एक, ये आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान विश्व के विस्तृत में से एक। ठीक है, चलिए पूरा कल पूरा आपका प्राचीन और मिडेवल, कल हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन पूरा कर लेंगे और मिडेवल मध्यकालीन पूरा कर लेंगे, और मॉडर्न तो कर ही रखे पहले से। ठीक है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक? तो केसी व्हीलर साहब का नाम आपको याद ही होगा, ये चीज हमने बताया था। केसी व्हीलर है, व्हीलर, इन्होंने ही बोला था भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठन करने का अधिकार क्या था? तो संविधान सभा बनाया गया था काहे के? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही बनाया गया था ना, कैबिनेट मिशन प्लान, इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ये सब आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? फिर बात वही है, कैबिनेट मिशन योजना किसके तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये हुआ था आपका फैजपुर में, फैजपुर महाराष्ट्र जो गांव में हुआ था, वहीं पे ये रखा गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व, तो कितनी जनसंख्या? तो 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात की गई थी। कितनी जनसंख्या पे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे, तो पश्चिम बंगाल से हुए थे, याद रखिएगा। कहाँ से निर्वाचित होके गए थे? तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित
होके गए थे। तो ये याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित होके गए थे, तो पश्चिम बंगाल से गए थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको पता ही है, ये सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। दूसरे अध्यक्ष अस्थायी बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था, तो आपको पता ही है 9 दिसंबर 1946 को, फिर दूसरा 11 दिसंबर को हुआ था, तीसरा 13 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अभी तुरंत चर्चा हमने किया, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये सब एकदम रटा हुआ होगा आप लोग को, ये सब तो हमको ऐसे ही बता रहे हैं, बस क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अब बताइए आप लोग, बताइए इसमें कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी के एम मुंशी थे, गलत गलत गलत, बेनेगल नरसिंह राव थे, बी एन राव। कितने बार बताया था हमने, बेनेगल बी एन राव देता तब आप लोग मारते इसको, बेनेगल नरसिंह दे दिया कंफ्यूज हो गए, नहीं, बेनेगल नरसिंह राव, ए बी सी डी में है ना ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे डी में आ गया है ये, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। चूंकि इन्होंने जो है म्यांमार बर्मा का संविधान जब बन रहा था तो उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए भारतीय संविधान में इनको लाया गया था। क्या नो सर, लक्ष्मी सिन्हा को क्या हो गया, नो सर, क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले नो सर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप जो मसविदा समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, ये सब थे, ये तीनों थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, मतलब उस सदस्य भी नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना, जो प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो ये प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, याद होगा, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो भारतीय किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब दिया गया था, तो 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी, तो 22 जनवरी 1947 को यह दिया गया था कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव सभा द्वारा पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। 26 जुलाई 1946, 89 का बताइए तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, 22 जनवरी 1947 ही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई को, ये तो हमने चर्चा भी किया था, 22 जुलाई 1947 को। कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उनके सदस्य कौन थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित राजनीतिक, हाँ, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, जो कि भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। ठीक है, सभा द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो याद होगा आपको, स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम, ये नोट्स में आप देखिएगा, शुरुआत में ही हमने बताया था कि स्वराज पार्टी ने ही सर्वप्रथम 1924 में, व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तब बोलना था मनवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, लेकिन अगर पार्टी के रूप में पूछे सर्वप्रथम संविधान सभा की विचार किसने रखी थी, तो उसका स्वराज पार्टी होगा,
स्वराज पार्टी ने 1924 में, आगे चल के कि कांग्रेस ने भी रखा था 1936 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था, तो दूसरा ऑप्शन देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। सॉरी, पहला है ना, तो पहला तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था भारतीय संविधान प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल दिया, आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहला था सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नहीं, कथनों में से कौन एक सही है? तो देखिए, अंगीकृत जो किया गया था वो तो 1949 में ही किया गया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, भारत संविधान सभा 1946 प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये आपका सही होगा। ठीक है, चूंकि उस समय प्रांतीय सभा बन गया था और उसके माध्यम से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। और बाद में की तो मुझे एक भी सही नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर यही होगा 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ये सब आपका गलत ही है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको पता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान के पांडुलेख जो छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे, तो मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे इसके, ठीक है। जो पांडुलेख समिति थे उसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, पूछ रहा नहीं थे, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे, मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद आपके और भी के.एम. मुंशी भी थे। भारत का संविधान लागू हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि पहली बार 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में ही दिख गया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए, और घोषणा किया था 1929 के जो रावी नदी के तट पे हुआ था, ठीक है, लाहौर में। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? तो 15 थी। यहाँ ऑप्शन इसमें नहीं है, नीचे होगा ऑप्शन क्या है, 15 थी, ठीक है, महिला संख्या। इनमें से किस ने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब तो स्वाभाविक सी बात है, जब संविधान लागू होगा तो जो अंतर्विरोध विरोधाभास एक दूसरे के प्रति हो सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कथन कहा था। तो इस प्रकार से आपने जो है पूरा 100 क्वेश्चन का सेट जो है आपने देखा, और निश्चित तौर पे यहाँ से 2-3 प्रश्न तो निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक लंबा टाइम हो गया आप लोग का, हम भी खड़े खड़े थक जाते हैं, ठीक है, इसीलिए चलिए उसी प्रकार से अब फिर कल हम लोग मिडिवल और जो है एनिशिएंट का करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे, और कल मैथ का भी क्लास आपका अरेंज करके मैथ को भी आगे बढ़ा करके जितना जल्दी हो सके वो भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, पॉलिटी अभी तो शुरुआत हुआ होगा, अभी और भी होगा, पूरा होगा, ठीक है। अभी तो 3-4 शुरुआत के 3-4 चैप्टर ही हुए, ठीक है, अभी होते रहेगा। अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव सेशन चलते रहेगा, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।